गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो मैंने ये वीडियो बड़े दिनों बाद फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ये चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और ये रहा इसका पार्ट 3। यहाँ पे मैंने ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी जो एनसीईआरटी में जो फॉलो किया जाता है, क्लास 12 का जो बायोलॉजी है उसके आधार पर बनाया है मैंने। और ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस में आ रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ इस चैप्टर का। यहाँ पे मैं बताऊँगा बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में, फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर उसके जो कारनामे होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं वो बताएँगे। फिर बायो कंट्रोल्स एजेंट जो है माइक्रोब्स के अंदर आते हैं उनके बारे में बताएँगे। फिर आ रहा है बायो कंट्रोल एजेंट्स का दूसरा। और फिर यहाँ पर है बायो फर्टिलाइज़र्स, मीन्स कौन-कौन से चीज़ मीन्स कौन-कौन से माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइज़र के तरीके से यूज़ किए जाते हैं। फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा तो ओवरव्यू दे दिया आपको, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। अच्छा, तो पहला पहला टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस containing predominantly मीथेन, ज़्यादातर मीथेन रहता है, produced by microbial activity and which may be used as fuel। तो ये बायोगैस को हम फ्यूल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो सेकेंड पॉइंट, certain bacteria are there which grow anaerobically on cellulosic material, produce large amount of methane among with CO2 and H2। तो यहाँ पे है कि ये जो मीथेन है इसके साथ CO2 एंड H2 भी प्रोड्यूस होता है। ये जो बैक्टीरिया जो एनारोबिकली मीन्स ग्रो होता है उसकी वजह से। दिस बैक्टीरियाज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथानोजेंस। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो मीथेन छोड़ते हैं उनको हम एक साथ बोलते हैं मिथानोजेंस। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथानोबैक्टीरियम। तो उनमें से एक का नाम मैंने यहाँ पे दिया है, उसका नाम है मिथानोबैक्टीरियम। इसका टाइप मीन्स क्लासिफिकेशन है मिथानोजन, और इसका वो और उसके अंदर जो बैक्टीरियाज आते हैं उनमें से एक का नाम है मिथानोबैक्टीरियम। तो थर्ड पॉइंट, दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, एनारोबिक स्लज जो सीवेज ट्रीटमेंट हम हमारे पहले जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें पढ़े हैं। मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 इस चैप्टर का पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, तो आपके लिए वो ईज़ी होगा ये चैप्टर समझने में। अच्छा, तो फिर फोर्थ पॉइंट, दिस बैक्टीरियाज आर आल्सो प्रेजेंट इन र्यूमेन ऑफ कैटल। र्यूमेन का मतलब तो आपको पता है कि कैटल्स के गट में। अच्छा, तो फिर यहाँ पे बोला गया है कि इन ह्यूमन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। तो ये बैक्टीरिया जो ह्यूमन्स में रहते हैं, जो कैटल्स के ह्यूमन में रहते हैं, वो जो असल में ये कैटल्स क्या खाते हैं, वो तो क्या बोलते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो वो तो ज़्यादातर सेलुलोज ही खाते हैं, क्योंकि हरे पत्ते में या कहीं पे भी सेलुलोज ही रहता है, तो वो वही खाते हैं। तो वो सेलुलोज को तोड़ने में ये बैक्टीरिया उनको हेल्प करता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। तो फिर पॉइंट क्या है, द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ अ कंक्रीट टैंक। तो अब ये मैंने लिखा है कि यहाँ पे बायोगैस प्लांट के जो प्रोसेसिंग है वो अभी शुरू होगा। फिर बायोगैस प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक 10 to 15 फीट डीप। ये 10 to 15 फीट डीप किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर और इसको कंक्रीट से बनाया जाता है, जैसे हम घर बनाते हैं ना। इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड। तो फिर हम वहाँ पे हमारा जो बायो वेस्ट है मीन्स ये भी कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो सब वहाँ पर हम
फेंक देते हैं उस टैंक के अंदर। फिर क्या, द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses। तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि the biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses। यहाँ पे जो बायोगैस में जो आउटलेट आता है बायोगैस का, वो दूसरे बाकी आसपास के हाउस के साथ पाइप से कनेक्टेड किया जाता है, ताकि वो उस बायोगैस को लेकर अपने क्या बोलते हैं, किचन में कुकिंग के वक्त यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है, दिस पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। और जो स्लरी जो वहाँ पे रह जाता है, उसे हम दूसरा आउटलेट से लेकर उसे हम फर्टिलाइजर्स के तरह यूज़ भी कर सकते हैं। फिर द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग एंड लाइटिंग। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसे कुकिंग के वक्त यूज़ किया जाता है फ्यूल के तरह। फिर है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म IARI, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये टेक्नोलॉजी, ये जो बायोगैस प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी है, वो फर्स्ट डेवलप हुआ था इंडिया में। और इन सब के पीछे जिसका एफर्ट है वो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो स्लरी ऑफ कैटल मीन्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्लरी ऑफ कैटल यहाँ से जा रहा है अंदर, और ये रहा हमारा जो कंक्रीट टैंक मैंने आपको बताया। इसे हम इस जगह को इस जगह को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक। इस जगह पर यहाँ पे सब चीज़ डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं डोम शेप, इसे डोम कहते हैं। और यहाँ पे स्लैब कवर दिया जाता है, ताकि यहाँ से कुछ निकल ना जाए, यहाँ पे भी दिया जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा पाइपलाइन रहता है, जिससे ऊपर तो गैस जमता है ना, गैस तो हल्का है सॉलिड से, तो ऊपर जमता है, तो ये यहाँ से जाकर दूसरा हाउस में जाता है। यहाँ पे बल्ब फिट किया गया है कि उस गैस को रेगुलेट कर सके। फिर अच्छा, तो यहाँ पर हम मिक्स करते हैं, फिर उसे यहाँ से इनलेट से होकर यहाँ से गुजरता है वो चीज़। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर ग्राउंड लेवल में है और ये अंडरग्राउंड। अच्छा, तो देख लीजिए, और ये पिक्चर बहुत बार आता है बोर्ड्स में, और नीट पे इस पिक्चर के जो पार्ट्स हैं, उसको लेवलिंग करने के लिए आता है। तो इस पिक्चर को एकदम अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अच्छा, तो फिर यहाँ इनलेट से आ जाता है, फिर यहाँ पर बहुत टाइम रहता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बहुत कुछ होता है, बैक्टीरिया यहाँ पर जो सेलुलोज होते हैं वो सब तोड़ते हैं, तोड़ फाड़ करके फिर जब यहाँ से ओवरफ्लो होता है, तो ये यहाँ पर ओवरफ्लो टैंक पे आता है, जिसे हम स्पेंट स्लरी कहते हैं। तो इसे आउटलेट चेम्बर कहते हैं। यहाँ से ये ऊपर होकर आता है, और फिर यहाँ से हम बायोफर्टिल मीन्स हम यहाँ से इसे लेकर फर्टिलाइजर्स के तरह वो क्या बोलते हैं, क्रॉप फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो और ये बहुत ही अच्छा है खेती के लिए। तो ज़्यादातर हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं, वो इसे यूज़ करते हैं। तो फिर अच्छा, तो यहाँ पे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज बायोकंट्रोल एजेंट। Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests, but the insecticides and pesticides are extremely harmful for human beings and polluting our environment। तो बायोकंट्रोल क्या बोलते हैं? बायोकंट्रोल हमको ये समझाता है कि द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स कैसे यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो प्लांट का जो डिजीज़ होता है और प्लांट के ऊपर जो पेस्ट जो जब अटैक करते हैं, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजिकल मेथड से, उसी हम कहते हैं बायो कंट्रोल। बट द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स
are extremely harmful for human beings and our environment also. सो इसे ध्यान रखते हुए बायो कंट्रोल को लाया गया है साइंस में। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि फर्स्ट इसका टॉपिक जो है नेचुरल प्रीडेशन, आपको पता ही होगा नेचुरल प्रीडेशन क्या है। फिर है की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्दी, तो ये आपको समझ गया होगा। अच्छा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर, तो ऑर्गेनिक फार्मर जो होते हैं उनका बिलीफ क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे हेल्थ को ठीक रखता है। ये बायोडाइवर्सिटी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही मीन्स कॉन्शियसफुल चीज़ होता है। अच्छा, तो फिर थर्ड पॉइंट दी लेडी बर्ड, पता है कि आपको कि लेडी बर्ड क्या होता है, और ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्क्यूटोज, तो ये मॉस्क्यूटोज भी पेस्ट के अंदर आते हैं और ये एफिड्स भी। तो ये लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज क्या करते हैं, इस एफिड्स और मॉस्क्यूटोज को भगा देते हैं, और आप कह सकते हैं कि इनको खा लेते हैं, इसलिए मॉस्क्यूटोज और एफिड्स वहाँ पर नहीं जाते जहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज और लेडी बर्ड्स रहते हैं। तो ये भी हमारे बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर आ गया। फिर इन ऑर्डर टू कंट्रोल बायो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, ये आपको बहुत बार दिया है होगा। आप अगर आप क्या बीटी कटन के नाम कुछ जानते हैं? बीटी कटन नाम सुना है कभी? अच्छा, ठीक है। आप पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये जो बैक्टीरिया है जो बायो कंट्रोल एजेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है बटरफ्लाई कैटरपिलर जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, बैसिलस thuringiensis। तो क्या है, दीज आर अवेलेबल इन सैशेट्स, तो ये छोटे छोटे पाउच पैकेट्स के अंदर मिलते हैं एज ड्राइड स्पोर्स which are mixed with water and sprayed into vulnerable plants such as brassicas and fruit trees where these are eaten by insect larvae। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये बैसिलस thuringiensis जो है ये ड्राइड स्पोर के तरह रहता है, हम छोटे छोटे पाउच पैकेट के अंदर बाज़ार में खरीदने को मिलता है। फिर वो ड्राइड स्पोर्स को क्या करते हैं, उसको वाटर में अच्छे से मिक्स किया जाता है पानी में। फिर उसे जो प्लांट अफेक्टेड है, लाइक ये ज़्यादातर ब्रासिकस और फ्रूट ट्रीज के ऊपर यूज़ किया जाता है, तो जो प्लांट अफेक्ट होता है उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो मर जाते हैं। और यहाँ पे हम बायो कंट्रोल एजेंट के तरह ट्राइकोडर्मा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगाई दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। दीज आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। तो यहाँ पे है कि ट्राइकोडर्मा ये एक फंगाई है, इसे भी हम बायो कंट्रोल एजेंट के तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या एक फ्री लिविंग फंगाई का एक स्पीसीज है जो रूट इकोसिस्टम में मीन्स ये कुछ कुछ प्लांट के रूट के साथ अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। फिर दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस। तो कुछ कुछ प्लांट्स के जो पैथोजेंस होते हैं टारगेटफुली वो सबको ट्राइकोडर्मा ख़त्म कर देता है। फिर है कि बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। तो ये बैक्यूलोवायरस जो है ये इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है, इसका और कोई टारगेट पॉइंट नहीं है। मेजर बैक्यूलोवायरस यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर इन द जेनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो ज़्यादातर बैक्यूलोवायरस का जो जेनस होता है वो उसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बुक में नहीं है पर नीट में ज़रूर आएगा। दिस वायरसेस आर एक्सीलेंट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये स्पीसी स्पेसिफिक है, इसका टारगेट पॉइंट भी छोटा है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, मैंने तो बोल ही दिया कि टारगेट पॉइंट छोटा है। विदाउट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स एज वेल एज मैमल्स, बर्ड्स, फिश एंड नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स। तो ये सिर्फ वही इंसेक्ट को मारता है जो कि इसके टारगेट पॉइंट के अंदर है, और वो इंसेक्ट्स जो प्लांट को हानि पहुंचाता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, तो यही लास्ट टॉपिक होगा।
फिर यहाँ पे बोला गया है कि हम बायो फर्टिलाइजर्स के हिसाब से साइनोबैक्टीरिया और फंगाई को यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, the rhizobium with symbiotic association with plants fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plants for nutrients। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो राइजोबियम होते हैं, आपने आपने नाम सुना होगा राइजोबियम, ये ज़्यादातर लेगुमिनस प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स रखता है। तो ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन इधर-उधर घूमता है, आपको पता है कि हमारे जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ज़्यादातर 75% से भी ऊपर नाइट्रोजन ही रहता है। तो ये जो नाइट्रोजन इधर-उधर घूमता रहता है, उस नाइट्रोजन को ये ऑर्गेनिक फॉर्म में जो राइज़ोबियम होता है, वो उस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में रूट के अंदर सेव कर देता है। तो इससे क्या होता है, प्लांट बहुत अच्छी तरह से बड़ा होता है। फिर अदर फ्री लिविंग माइक्रो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर। तो जो यहाँ पे कुछ बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का कुछ नमूने दिए गए हैं। एक का नाम है एजोस्पिरिलम एंड एक का नाम एजोटोबैक्टर। अच्छा, तो अब बैक्टीरिया के बारे में तो जान लिए, फिर साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे यूज़ किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो ये बहुत ध्यान की चीज़ है कि साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स and widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen. Anabena, nostoc, oscillatoria, ये इसका कुछ एग्जाम्पल है, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटरिया एक्सेट्रा। दिस सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स इन पैडी फील्ड। तो धान के खेत में ये बहुत ही काम में यूज़ किया जाता है। अच्छा अच्छा बायो फर्टिलाइजर्स के हिसाब से इसे यूज़ किया जाता है इस साइनोबैक्टीरिया को। और फिर आता है ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो भी हमारे बहुत काम के चीज़ होते हैं, वो भी बायो फर्टिलाइजर्स के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जो सॉइल में और उसका फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। और फिर है फंगाई। फंगाई के बारे में जान लेते हैं, वो कैसे बायो फर्टिलाइजर्स के तरह यूज़ किया जाता है। हाँ, तो फंगाई फ्रॉम द जेनस ग्लोमस, सब फंगाई नहीं, फंगाई फ्रॉम द जेनस ऑफ ग्लोमस फॉर्म symbiotic relations with plants and forms mycorrhiza। तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस रखता है ये। और जो सिम्बायोटिक रिलेशंस का हमने एक नाम दिया है, साइंटिस्ट लोगों ने एक नाम दिया, उसका नाम है माइकोरहिजा। माइकोरहिजा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन करेगा, नीट पे हो या बोर्ड पे शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो ये आएगा ही आएगा। तो इसे दिमाग में रखिएगा। फिर है द फंगल symbiote in these associations absorb phosphorus from soil। तो ये क्या करता है कि सॉइल से फास्फोरस कलेक्ट करता है एंड पासेस इट इनटू द प्लांट्स। ये सॉइल से फास्फोरस लेता है, फिर इसे प्लांट के अंदर पुश कर देता है। फिर plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development। तो आपको पता चलेगा कि ये फंगाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो फर्टिलाइजर्स में। तो ये रूट बर्न जो पैथोजेंस होते हैं उसको ख़त्म करता है। फिर जो अगर अगर सॉल्ट बढ़ जाए सॉइल में, तो उसको तो प्लांट का अगर कुछ हानि ना हो इसलिए उसे ठीक करता है। फिर ड्रॉट के समय इसमें प्लांट का सहारा बनकर यही रह जाता है। तो और ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही काम का चीज़ रहता है। अच्छा, तो thank you for watching this full video, and if there is any doubt then drop a comment in the comment box and let me know what the doubts you are having. So thank you guys, very thank you, and please subscribe, like and share my video if you like this, and please please press the bell icon for getting new notifications of my new uploaded videos.
थैंक यू सो मच गाइस।